नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। वह है कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धियों से संबंधित एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न आता है, इसलिए हमें ये टॉपिक अवश्य पढ़ना चाहिए। तो देखिए साथियों, कारक संबंधी अशुद्धियों में सबसे पहला प्रश्न है नृप है। नृप आसने, नृप आसने अधितिष्ठति। अधितिष्ठति ये प्रश्न है। नृप है आसने अधितिष्ठति। अर्थ हुआ इसका, नृप राजा, आसने सप्तमी विभक्ति एकवचन है, आसन पर, अधितिष्ठति बैठता है। राजा आसन पर बैठता है। एकदम हमें एक सही सेंटेंस लग रहा है, लेकिन यहां पर अशुद्धि है। कहां है साथियों? आसने, यहां पर अशुद्धि है। इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। कैसे अशुद्धि है आपको ध्यान रखना है। अधि, उपसर्ग और स्था धातु जहां पर आ जाती है, उससे पहले जहां पर बैठने की स्थिति होती है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहां पर भी अधि और स्था धातु आती है और अशुद्धि संशोधन के लिए हमें कहा जाता है कि यहां देखिए राजा आसन पर बैठता है। यहां पर देखिए आसन पर, तो यहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारा शुद्ध उत्तर क्या होगा? नृप है, नृप है आसनम। शुद्ध आंसर होगा नृप आसनम अधितिष्ठति। अधितिष्ठति ये हमारा आंसर होगा। नृप आसनम अधितिष्ठति ये आंसर होगा। अधि और स्था, अधि स्था धातु, स्था लट लकार में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति होता है। लंग लकार में अतिष्ठत, अतिष्ठतम, अतिष्ठन्, और लिट लकार में स्थास्यति, स्थास्यते, स्थास्यन्ति। लोट लकार में तिष्ठतु, तिष्ठतम, तिष्ठन्तु। फिर सारी हम मध्यम पुरुष तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठामि। विधिलिंग लकार में तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठे। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। यहां पर लट लकार की क्रिया तिष्ठति, तो ये किसकी है? स्था धातु। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है बालकः पितुः गृहं गच्छति। प्रश्न संख्या 2, बालकः पितुः, पितुः गृहं गच्छति ये प्रश्न है। साथियों, अधिकांशतः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऐसे। आपको ध्यान रखना है कि जो सह है इससे पूर्व में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह से पहले तृतीय विभक्ति एक वचन या द्विवचन या बहुवचन, जहां पर जिस वचन में यहां पर जो शब्द दिया हुआ है, जैसे पितु यहां पर एक वचन में दिया हुआ है, तो हमें पितु शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह यहां पर शब्द है, इससे ठीक पहले तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वो शब्द होगा साथियों बालकः। बालकः पित्रा से गृहं गच्छति। बालक पिता के साथ घर जाता है। पितृ शब्द हमें याद होने चाहिए। पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितृन्। पित्रा तृतीय विभक्ति एकवचन, पित्रा द्विवचन पितृभ्याम और बहुवचन पितृभि। प्रश्न संख्या 3 है भवताम मोदकम रोचते। भवताम मोदकम रोचते ये प्रश्न है साथी। और यहां पर अशुद्ध, यहां पर अशुद्ध ये था और यहां पर अशुद्ध। यहां पर हमें देखना है कि अशुद्ध कौन सा है, पहले तो ये देखना और फिर उसका शुद्ध हमें उत्तर लिखना है। साथियों, रुच धातु के योग में तृतीय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
जिसको अच्छा लगता है। जैसे यहां पर भवताम आपको मोदकम लड्डू रोचते अच्छा लगता है। ये भवताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। भवताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो हम इसके स्थान पर जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे वो भी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे, क्योंकि रुच धातु योगे, रुच धातु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है साथियों? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया, ये अशुद्ध है, तो हमें शुद्ध करना है चतुर्थी बहुवचन। तो भवत शब्द में भवते, भवद्भ्याम, भवद्भे, ये उत्तर होगा हमारा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन भवद्भे। मोदकम, मोदकम रोचते, भवद्भे मोदकम रोचते, आप सबको लड्डू अच्छा लगता है। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है नृपात धनम याचते। नृपात धनम याचते, प्रश्न संख्या 4। नृपात धनम याचते, यहां पर अशुद्ध शब्द कौन सा है, हमें ये देखना है साथियों। याच जो धातु है, याच का मतलब होता है मांगना, ये द्विकर्मक धातु है, द्विकर्मक धातु है। याच के योग में 2 कर्म आएंगे वाक्य में। तो देखिए यहां पर नृपात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो यहां नृपात में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, नृपम धनम याचते। याच धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि याच धातु के योग में 2 कर्म आएंगे। राजा से धन मांगता है, और यहां पर नृपात एकदम ठीक क्लियर हो रहा है कि राजा से धन मांगता है, लेकिन ये नृपात यहां पर अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि द्विकर्मक धातु याच है, और याच के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है गोपय दोग्धी। गोपय दोग्धी, ये प्रश्न है। गाय का दूध दूहता है। गो, गाय का दूध दूहता है, तो एकदम ठीक है कि गो में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। लेकिन साथियों ध्यान रखने की बात है कि दूह कौन सी धातु है? द्विकर्मक, द्विकर्मक धातु है, और द्विकर्मक धातु के योग में यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो गो के स्थान पर हम क्या करेंगे? गाम पयः दोग्धी, गाम पयः दोग्धी, ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 6। रमेश प्रकृत्या साधु अस्ति। क्वेश्चन नंबर 6, रमेश प्रकृत्या साधु अस्ति। रमेश प्रकृत्या साधु अस्ति, रमेश प्रकृति से साधु है। इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है, यह हमें जानना है। प्रकृत्या, यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। किसी के स्वभाव के बारे में बात करते हैं, स्वभाव के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कि रमेश स्वभाव से साधु है। साधु का मतलब सज्जन है। तो यहां पर जो प्रकृत्या है, यहां पर अशुद्धि है साथियों, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो हम यहां पर शुद्ध आंसर लिखेंगे, रमेश है प्रकृत्या
साधु अस्ति। इस प्रकार से हमारा शुद्ध आंसर रमेश प्रकृत्या साधु अस्ति। नेक्स्ट है माम पुस्तकम पठ्यते। क्वेश्चन नंबर 7, माम पुस्तकम पठ्यते, माम पुस्तकम पठ्यते। साथियों यहां पर आत्मनेपद पद की क्रिया का प्रयोग किया गया पठ्यते, और यहां पर पुस्तकम है, यहां पर माम लिखा हुआ है द्वितीय विभक्ति एकवचन। तो सोचिए कहां पर अशुद्धि है? अशुद्धि साथियों यहां पर है, क्योंकि एक कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होना चाहिए। यहां पर कर्मवाच्य में जो माम है ये द्वितीय विभक्ति में, तो यहां पर उत्तर हमारा शुद्ध क्या होगा कि माम को हम तृतीया विभक्ति में लिखेंगे मया। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया। मया तृतीया विभक्ति एकवचन लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे पुस्तकम, और फिर हमारा पठ्यते, ये क्रिया हो गई, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये शब्द अशुद्धता जिसको शुद्ध किया गया मया, मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है नंबर 8, जने हैं सिंघेन, जने सिंघेन बिभेति, बिभेति। आदमी शेर से डरता है। साथियों विभेति भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो सिंगेन है तृतीया विभक्ति में है, सिंगेन तृतीया विभक्ति में है, इसको हम पंचमी विभक्ति में लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा शुद्ध उत्तर? जने हैं सिंघात, जने सिंघात बिभेति, जने सिंघात बिभेति, ये आंसर होगा। मनुष्य शेर से डरता है, सिंघेन में तृतीया विभक्ति, इसको पंचमी विभक्ति में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नदी पर्वतम प्रभवती। क्वेश्चन नंबर 9, नदी पर्वतम प्रभवती, नदी पर्वतम प्रभवती। तो साथियों यहां पर कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहां पर साथियों अशुद्ध है पर्वतम। क्यों? प्रेधन भू, प्रेधन भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो पर्वतम के स्थान पर शुद्ध आंसर होगा हमारा नदी पर्वतात, नदी पर्वतात प्रभवती, नदी पर्वत से निकलती है, नदी पर्वत से उत्पन्न होती है, प्रभवती। तो यहां पर पर्वत के स्थान पर हम शुद्ध उत्तर लिखेंगे पर्वतात। नेक्स्ट है इदम फलम कृते, या इदम फलम बालकम कृते वर्तते, इदम फलम बालकम कृते वर्तते। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं, इदम फलम बालकम कृते वर्तते। क्वेश्चन नंबर 10 है इदम फलम बालकम कृते वर्तते, इदम फलम बालकम कृते वर्तते। ये बात, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? साथियों ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। कृते के योग में, कृते के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृते का मतलब होता है के लिए, के लिए। तो शुद्ध उत्तर क्या होगा हमारा? इदम फलम बालकस्य, इदम फलम बालकस्य कृते वर्तते,
ये उत्तर होगा हमारा। इदम फलम, ये फल बालकस्य कृते, बालक के लिए, वर्तते है, ये फल बालक के लिए है। इस प्रकार से हम आंसर देंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।